आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपका केमिस्ट्री का, जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 थे, और हमारे हिसाब से हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 12th क्लास का। चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर का नाम, ठीक है। तो अगर मैं इस चैप्टर के टफनेस की बात करूं तो थोड़ा सा जेई मेंस लेवल पर अगर बात करूं तो 60 to 70% क्वेश्चंस तो आते हैं एवरेज, है ना, मॉडरेट, मतलब आसानी होते हैं, है ना, जो हम जनरली पहले से प्रैक्टिस करके जाते हैं। लेकिन 30% ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं जो थोड़े से टिपिकल होंगे, है ना, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। और अगर नीट लेवल के लिए बात करूं तो ये चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत आसान आता है नीट में, लेकिन जेई मेंस में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। तो काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर से तो न्यूमेरिकल्स होंगे ही, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट और तेज़ होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन और एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और स्पीड आपको यहाँ पे क्या रखनी है, तेज़ रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में जो होंगे वो थोड़े से लेंथी होंगे कंपैरेटिवली पिछले चैप्टर से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं कि कोई भी रिएक्शन का रेट क्या है, मतलब रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। रिएक्शन जल्दी हो रहा है, रिएक्शन स्लो हो रहा है, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और दूसरी बात, हम इस चैप्टर में ये भी स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो लिख लो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry which deals with rate of reaction, which deals with rate of reaction। ये किससे डील करता है? रेट ऑफ रिएक्शन से। which deals with rate of reaction and the factors affecting rate of reaction and factors affecting rate of reaction। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं, ये भी स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो हमें सीखना है वो सीखना है रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ जिसमें रिएक्टेंट आर किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट पी में, ठीक है। अच्छा, नाम से पता लग रहा है रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया। मैं दो तरह से बोल सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। कैसे? कि किस रेट पे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है वो हमें क्या बता देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। या मैं क्या बोल सकता हूँ, किस रेट पे प्रोडक्ट बन रहा है वो भी मुझे क्या बता देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी मैं रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, रिएक्टेंट के टर्म्स में भी एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में भी। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि किस रेट पे, टाइम के साथ किस रेट पे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है किसका, रिएक्टेंट का। और जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट क्योंकि किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम होता है तो हमेशा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। और अगर प्रिसाइज वर्ड्स में बोलूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम एंड इज ऑल्सो इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। सही बात है, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो कितनी डिक्रीज हुई पर यूनिट टाइम में वो रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा।
और टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो कितनी इंक्रीज हुई पर यूनिट टाइम में, वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के टर्म्स में भी बोल सकता हूँ और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी। रिएक्टेंट के टर्म्स में मतलब कितनी डिक्रीज हुई कंसंट्रेशन टाइम के साथ, और प्रोडक्ट के टर्म्स में कितनी कंसंट्रेशन बढ़ी टाइम के साथ, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा घटेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट की हमेशा बढ़ेगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ रेट इक्वल्स टू, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, तो शॉर्ट में रेट ही लिख देते हैं बस। रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज इन, आप पूरा लिखना, मैं CONC लिख देता हूँ कंसंट्रेशन को अक्सर। रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के टर्म्स में भी बोल सकता हूँ, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम। कितना टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, वही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ज़रा दोबारा से लिखता हूँ उसी रिएक्शन को। R किस में कन्वर्ट हो रहा है, P में, है ना। तो मान लेता हूँ जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, यानी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, T इक्वल्स टू 0 टाइम पर, मान लेता हूँ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C है। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी टाइम 0 है, तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C है तो उस वक्त प्रोडक्ट कितना रहा होगा, 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं है। थोड़ी देर बाद T इक्वल्स टू T, यानी T टाइम के बाद मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C से C1 हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अब क्योंकि रिएक्टेंट थोड़ा सा रिएक्ट कर गया तो प्रोडक्ट बन गया होगा, मान लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, C2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें C और C1 में कौन सी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, C ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। क्यों, C विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन C1। कैसे कह सकता हूँ ये बात, जाहिर सी बात है, जब टाइम 0 था तो सारा का सारा रिएक्टेंट मौजूद था, थोड़ी देर बाद कुछ रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया तो C1 बचा, तो इसलिए C1 हमेशा क्या होगा, कम होगा C से। ठीक है, अच्छा मुझे रेट लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट इक्वल टू, मान लो पहले रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कितनी चेंज हुई है, चेंज का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कितनी है, C1, इनिशियल कितनी थी, C। तो रेट क्या लिख दूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब C1 माइनस C अपॉन टाइम, कितने टाइम है, T माइनस 0 T। तो ये क्या हो गया, रेट। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि रेट जब मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखूंगा ना, तो हमेशा माइनस साइन बाहर लूँगा। कौन सा साइन बाहर लूँगा, नेगेटिव साइन के साथ। यानी अगर मैं रेट को रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो हमेशा माइनस बाहर लगाऊंगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा घटती है, बस ये पर्पज़ है। लेकिन रेट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। कैसे, C और C1 में कौन सा नंबर बड़ा है, हमारा C बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो रेट हमेशा हमारा क्या आएगा, किसी भी न्यूमेरिकल में पॉजिटिव ही आएगा। बस ये पहले से ही बाहर नेगेटिव साइन जो लगा देते हैं हम रिएक्टेंट के केस में, वो इसलिए लगाते हैं ताकि बस वो ये सिम्बलाइज करता है कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, घटता है। इस वजह से माइनस साइन के साथ लिखते हैं। मैंने बोला था रेट को मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ भी लिख सकता हूँ और प्रोडक्ट, तो मैं रेट को इक्वल टू लिख सकता हूँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख दिया। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन, पहले कितना था, 0, बाद में कितना हो गया, C2। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी C2 माइनस 0 कितने टाइम में, T टाइम में, अपॉन T। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए मैं हमेशा प्लस साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। यानी जब भी मैं रेट को अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो माइनस साइन बाहर लूँगा, और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो प्लस साइन बाहर लूँगा। यहाँ पे प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता है, यहाँ माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा घटता है। ठीक है, लेकिन रेट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि C2 0 से बड़ा है और C जो है C1 से बड़ा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो रेट तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा किसी भी न्यूमेरिकल में, बस रिएक्टेंट के साथ पहले से ही जो माइनस साइन लगा दिया है उस बात का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच्चों हमेशा क्या होती है, टाइम के साथ घटती है, और प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन लगाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती है। एक ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बस। ठीक है, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ
रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, रेट क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन मतलब चेंज, यानी न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन है, डिनोमिनेटर में टाइम है, तो सिंपली यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर में क्या है? कंसंट्रेशन। तो मान लो कि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लिख रहा हूँ, यानी मोलरिटी है, मोल पर लीटर। ये तो न्यूमरेटर में है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई टाइम। डिनोमिनेटर में क्या रहे? टाइम। टाइम मान लो कि सेकंड में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना? टाइम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? सेकंड में। तो सेकंड का बस एस लिख देता हूँ। ठीक है, तो ज़रा बताना क्या यूनिट बन के आएगी? ये आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स, है ना? जब लीटर को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर -1 आ जाएगी, ऐसे सेकंड को भी ऊपर ले जाऊंगा तो सेकंड पे भी पावर -1 आ जाएगी, सेकंड इनवर्स। तो हमेशा ये यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की। न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन होता है, डिनोमिनेटर में टाइम होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारी क्या हो जाती है बच्चों? यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसका रेट लिखना सिखा देता हूँ, है ना? फिर हर रिएक्शन का आपको वैसे ही लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? मान लो बच्चों आपको जो रिएक्शन दे रखा है वो ये दे रखा है PCl5, एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ये टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखोगे कैसे? लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, रेट इक्वल्स टू, रिएक्टेंट के टर्म्स में भी बता सकते हो, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी, तो हम कंप्लीट लिखेंगे रिएक्टेंट के टर्म्स में भी और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी। जब मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखूंगा तो मैं कैसा एक्सप्रेस करूंगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं किसी कंपाउंड को लिख रहा हूँ तो उसका मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, डेल्टा का मतलब चेंज, तो इसका मतलब हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन टाइम। किसके साथ? टाइम के साथ, चेंज इन टाइम, है ना? बस ऐसे ही लिखेंगे रेट। ये मैंने लिख दिया रिएक्टेंट के टर्म्स में। अच्छा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो हमेशा कैसा साइन बाहर लूँगा? माइनस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा घटती है। अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए कौन सा साइन लेता हूँ? प्लस साइन। यहाँ पे क्या लिखूंगा? रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो डेल्टा यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू, Cl2 भी तो प्रोडक्ट है तो उसके टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उसके साथ भी प्लस आएगा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मत सोचना कि बीच में प्लस आएगा। रेट किसी भी रिएक्शन का मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी, चाहे एक रिएक्टेंट हो चाहे 10 रिएक्टेंट हो, चाहे एक प्रोडक्ट हो 10 प्रोडक्ट हो, बीच में इक्वल टू का ही साइन आएगा। यानी मैं कैसे बोल सकता हूँ कि रेट क्या होगा, कि किस रेट पे टाइम के साथ PCl5 का कंसंट्रेशन घट रहा है, या मैं क्या बोल सकता हूँ रेट क्या होगा कि कितने टाइम में PCl का कितना कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, या मैं क्या बोल सकता हूँ रेट क्या होगा कितने टाइम में Cl2 कितना बन रहा है या उसका कितना कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो मैं सही है ना, इसलिए बीच में इक्वल टू साइन आ रहा है, मैं किसी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो हमेशा रेट लिखने का ये तरीका होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहा होगा तो यहाँ वो डिवाइड में आ जाता है। जैसा मान लो 2 PCl5 होता तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता इस पूरे एक्सप्रेशन को, यानी ये 1/2 करके लिखता। यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 आ जाता डिवाइड में, यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 आ जाता डिवाइड में, वो आगे देखेंगे। रेट रिएक्शन में लिखने का ये तरीका, ये हमने कैसे देखा है, ये वाला जो था रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूँ तो माइनस साइन, प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूँ तो प्लस साइन। डेल्टा सिंबल का मतलब आप सबको पता है चेंज, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब एक बात और बता देता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी दे रखे हैं, मतलब 1 की जगह कोई और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, तो मान लो अगर कोई रिएक्शन ऐसे दे रखा है N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B प्लस N3 मोल्स ऑफ C, ये कोई रिएक्शन दे रखा है, ये हो रहा है। यहाँ पे दे रखा है N4 मोल्स ऑफ D प्लस N5 मोल्स ऑफ E। एक ये कोई कंप्लीट रिएक्शन दे रखा है, A के N1 मोल्स, B के N2 मोल्स, इसी तरह से। अब मुझे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो वही
हम पूरा लिखेंगे रेट इक्वल्स टू, कैसे लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो क्या, ये पहले ए रिएक्टेंट है तो इसके माइनस साइन लगा दूंगा रिएक्टेंट के लिए, माइनस, यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब मैंने बोला था जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। यहाँ पे कितना है n1, तो n1 क्या आ जाएगा डिवाइड में, दिस विल बी इक्वल टू, बी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ माइनस, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट n2 है, ये भी डिवाइड में आ गया। और क्या लिख सकता हूँ, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है n3, रिएक्टेंट पूरे हो गए। अब प्रोडक्ट क्या है डी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे किससे डिवाइड करूँगा, n4 से, दिस विल बी इक्वल टू, फिर से ई रिएक्टेंट है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है n5, तो n5 से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये तरीका होगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का अगर कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, है ना। जैसे मान लो सवाल में तुमसे पूछ ले रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो इसमें से, और मान लो तुम्हें दे रखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो न्यूमरेटर मिल गया और टाइम भी दे रखा है, कितना टाइम में हुआ है, तो ये पूरा दे रखा है, n1 से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन तो ए के डेटा से भी निकाल सकता हूँ मैं, बी के डेटा से भी, सी के, डी के, ई के, इसमें से किसी का भी डेटा दे रखा हो, बीच में इक्वल टू साइन है तो मैं रेट निकाल लूँगा रिएक्शन का, है ना। तो मैं किसी एक को भी मान लेता हूँ, तो अगर मान लो तुम्हें एग्जाम में ये दे रखा है -1/n1 डेल ए बाई डेल टी, है ना, यानी तुम्हें ये दे रखा है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही तो हो गया। तो इसका मतलब ये तुम्हें क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल लिखा है। तो इस पूरे टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हें ये पूरा टर्म दे रखा है तो मतलब तुम्हें क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है ना। सर इसी के टर्म्स में क्यों बता रहे हैं, अगर ये भी दे रखा होता -1/n2 डेल बी बाई डेल टी, तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता। मैंने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया इन सब में से बस, है ना, क्योंकि आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अब ज़रा एक बात बताओ, ए रिएक्टेंट है ना, ए तो रिएक्टेंट है, तो ये गायब होगा, मतलब रिएक्शन टाइम के साथ ये रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो इस रिएक्टेंट के लिए हम यूज़ करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस मतलब कंज्यूम हो रहा है, गायब हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ कंजप्शन। तो माइनस डेल ए बाई डेल टी को बोलते हैं, माइनस डेल ए बाई डेल टी का मतलब सिर्फ इतना वाला पार्ट, कोएफिशिएंट को नेगलेक्ट करके। माइनस डेल ए बाई डेल टी का मतलब हो गया, माइनस साइन है तो यानी कंज्यूम हो रहा है या गायब हो रहा है, ए गायब हो रहा है टाइम के साथ, तो माइनस डेल ए बाई डेल टी को बोलूँगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। जैसे मान लो इसी सवाल में तुम्हें ये दे दे वो न्यूमेरिकल में कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दे दे, तो तुम समझ जाना वो उसने डेल ए बाई डेल टी दे रखा है। ऐसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डेल बी बाई डेल टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी डेल सी बाई डेल टी, मतलब उसमें इनको इंक्लूड मत करना n1 n2 n3 को, कोफिशिएंट्स को, अगर सिर्फ रिएक्टेंट की बात हो रही है। जैसे तुमसे वो तुम्हें मान लो एग्जाम में वो दे दे, इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी इज x देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, तो n3 से डिवाइड कर दोगे, ये वाला नंबर दे रखा है तुम्हें, ये वाला, उसको n3 से डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हटा दूं तो जो पार्ट बचता है रिएक्टेंट के लिए उसको क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजप्शन, और प्रोडक्ट के लिए बोल देंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये क्या दे रखा है, प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ये क्या दे रखा है, तो तुम बोलोगे सर अच्छा इसमें कोफिशिएंट तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब ये दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि डी प्रोडक्ट में आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलूँगा कि डी किस रेट पे बन रहा है टाइम के साथ, तो इसको मैं बोल दूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। तो अगर कोफिशिएंट्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ से n4 को नेगलेक्ट कर दिया, तो वो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस बन जाता है। प्रोडक्ट होगा तो अपीयरेंस और रिएक्टेंट होगा तो डिसअपियरेंस। और अगर
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इन्वॉल्व कर लूँ तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये बात बतानी थी। तो अगर सिर्फ इतना दे रखा है कुछ डेल्टा डी अपॉन डेल्टा, इस बात का मतलब हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, क्योंकि डी किधर की तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ, तो उसको मैं बोलूँगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। अपीयरेंस भी बोल सकता हूँ या रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकता हूँ ऑफ डी, क्योंकि डी फॉर्म हो रहा है ना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ठीक है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। अब बच्चों में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, वो आपको खुद सॉल्व करना होगा लेक्चर देखने के बाद, है ना। वैसे मुझे करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग शायद बना लो, मतलब थोड़ा दिमाग यूज़ हो जाएगा, फिर मैं बताऊँगा, है ना। और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, जो लोग मुझसे रेगुलर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन जो लोग रेगुलर लेक्चर्स देख रहे हैं, मैंने उनको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए हैं। मतलब सॉल्यूशन चैप्टर से मैंने उन लोगों को 100+ क्वेश्चन सॉल्व करवाएं अलग से पिछले 4-5 दिनों में। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको क्वेश्चंस लगवाऊंगा, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग क्योंकि इंटरेस्टेड है ही नहीं, लॉकडाउन सेलिब्रेट कर रहे हैं वो, तो इसलिए मैं ज़्यादा अब अलग से ग्रुप पे क्वेश्चंस नहीं भेजता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे करके भेजना, जो जो कर पाए या जो जो चाहत रखता हो क्वेश्चन को करने की। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये दे रखा है 4NH3 + 5O2, ये कन्वर्ट हो रहा है 4NO + 6H2O में। ठीक है, 4NO + 6H2O में, है ना। अब उसने क्या बोला है, कुछ डेटा दे रखा है, क्या बोला है कि द concentration of NO increases by, यानी ये इंक्रीज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन कंसंट्रेशन दे रखा है, इंक्रीजेज बाई 1.5 मोलर, है ना, इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में उसकी कंसंट्रेशन इतनी बदल गई। यानी ये पता है तुम्हें क्या दे रखा है, डेल्टा एनओ डेल NO बाई डेल टी, डेल NO बाई डेल टी कितना दे रखा है, 1.5 अपॉन 10, चेंज इन कंसंट्रेशन 1.5, डेल्टा टी 10 सेकेंड्स, है ना। तो डेल NO बाई डेल टी, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये दे रखा है, बाकी ट्राई करना। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इस टाइप के सवालों में क्या लिखना होता है, वो रेट वाली एक्सप्रेशन लिख लेना, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में। अब 3 चीज़ें कैलकुलेट कर दी हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऑफ NH3 and O2, और थर्ड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। ये 3 चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो ट्राई करना, देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखो N2 + 3H2 goes to 2NH3। अब उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज, NH3 के फॉर्मेशन का रेट दे रखा है 0.0017 kg/h, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, ROR लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, यानी रेट निकालना है, सिंपल सी बात है। अच्छा, किस यूनिट में आंसर मांग रहा है, मोल पर आर में। किस में आंसर निकालना है तुम्हें, जैसे इसने कंसंट्रेशन किस में दे रखी है, फॉर्मेशन kg/h में, इस बार
उसने मोलैरिटी के टर्म्स में नहीं दे रखी थी, जैसे यहाँ दे रखा है 1.5 मोलर। तो तुम्हें आंसर निकालना है मोल पर आवर में। किस में? मोल पर आर में। ठीक है, मोल पर आर। देखते हैं, ट्राई करना है ना। क्वेश्चंस तो इजी हैं, लेकिन क्योंकि पहली बार करोगे तो अगर ना भी हो तो दुखी मत होना, है ना। मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चंस, तुम्हें बाद में बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे, है ना, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब ये नीट में आ चुका है इस टाइप का सवाल जो मैंने ये तुम्हें दिए हैं 2019 में ही, है ना। तो ज़रा मुझे एक छोटा सा टॉपिक और कवर करना है आज, और फिर हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। छोटा ही लेक्चर होगा, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इस हेडिंग को अभी मत डालना, इस हेडिंग को अभी मत डालना। उससे पहले एक बात बतानी थी, मैंने लिख दिया तो फिर सोच अब क्या काटूं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, जो रेट होता है ना, अभी हमने जो देखा रेट ऑफ रिएक्शन है, तो मैं रेट को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। एक तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, पहले ये लिख लेना ज़रा कहीं साइड में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, जैसे एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरह से एक होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन, और एवरेज का मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल में जब निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो सबसे पहले मैं रेट कौन सा वाला देख रहा हूँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिख लो कौन सा होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ लिख लो रेट मेजर्ड ओवर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, उसको क्या बोल देते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, ओवर अ गिवन टाइम, रेट मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, है ना। एक सर्टेन टाइम इंटरवल में अगर मैं रेट को मेजर कर रहा हूँ, तो वो कौन सा रेट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे 0 से 5 सेकंड तक, 0 से 10 घंटे तक, 0 से 10 मिनट तक, ये सब। तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में अगर मैं रेट को नाप रहा हूँ, तो वो कौन सा होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है कि आर एवरेज, आर का मतलब रेट और ए वी का मतलब एवरेज। तो एवरेज रेट को हमेशा मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, डेल्टा वाले सिंबल से, डेल सी अपॉन डेल टी। सी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट के लिए होगा तो माइनस साइन लगा दूंगा, प्रोडक्ट के लिए होगा तो प्लस साइन। तो एक बात ध्यान रखना है, अगर डेल्टा वाला सिंबल यूज़ करा है तो समझ जाना कि मैं एवरेज रेट बता रहा हूँ। या क्वेश्चन में कौन सा रेट दे रखा है, एवरेज रेट। क्वेश्चन में इस बात का इससे कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक और तुम्हारे अकेडमिक में ऐसा कुछ आ सकता है कि व्हाट इज़ एवरेज रेट। तो ये डेफिनेशन लिख देना और ऐसे लिख कर दिखा देना, एवरेज रेट का मतलब सर्टेन टाइम इंटरवल में, है ना। तो ये डेल्टा सिंबल यूज़ होता है एवरेज रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, समझ गए। तो ये छोटा सा इस पर ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो ग्राफिकली मैं बता देता हूँ कि ग्राफिकली कैसे निकालोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफिकली कैसे निकालोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ अभी सीख लो। देखो यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन, और इधर मैं टाइम ले रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ गिरता है ना, तो हमेशा ये वाला जो ग्राफ होगा, ये किसका ग्राफ होगा, रिएक्टेंट का। आर लिख देता हूँ रिएक्टेंट, है ना। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट टाइम बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये वाला जो ग्राफ होगा हमेशा प्रोडक्ट का होगा। तो ये आगे हमेशा ध्यान रखना, सिंपल सा है, ये रिएक्टेंट का ग्राफ होगा, ये प्रोडक्ट का ग्राफ होगा टाइम के साथ, क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता जाता है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं। जैसे वो तुमसे बोलते हैं कि T1 टाइम से T2 टाइम के बीच में मुझे बता दो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो एक काम करो, मान लो रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल रहे हो तो रिएक्टेंट वाला कर्व पकड़ लो, अगर प्रोडक्ट के टर्म में निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट वाला कर्व। तो मैंने रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालना है, तो मान लो एक पॉइंट ये उसने बोला कि T1 टाइम से T2 टाइम के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो एक तुमने T1 टाइम, तो T1 पे कंसंट्रेशन देख लो, T1 पे कंसंट्रेशन मान लो C1 है, और T2 पे कंसंट्रेशन देख लो, ये कंसंट्रेशन मान लो कितनी है, C2 है। तो अब तो मैं पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी मैं एवरेज निकाल रहा हूँ ना, ये एवरेज का निकालना सिखा रहा हूँ ग्राफ से। तो आर एवरेज हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो बताया था, ऊपर फॉर्मूला लिखा था। कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है, C2 माइनस C1, सही बात है, पहले C1 थी बाद में C2 हो गई, किस टाइम में, T2 माइनस T1 में। तो बस
अगर ग्राफ पे ऐसे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो आराम से तुम कर सकते हो। एवरेज रेट हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर सेम तुम्हें प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालना था तो एक T1 टाइम प्रोडक्ट के लिए मान लो, एक दूसरा टाइम मान लो, उसके करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन देख लो, यही फॉर्मूला लगा दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। इस पर कोई सवाल नहीं आता, बस मैंने बता दिया है ना। तुम्हारे अकेडमिक पेपर में आ सकता है कि ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैंने बता दिया। तो एक तो होता था एवरेज रेट, दूसरा मैं बच्चों कौन सा बता रहा था आपको, इंस्टेंटेनियस रेट। कौन सा? इंस्टेंटेनियस रेट। तो जो रेट हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करते हैं वो होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो चेंज इन रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। कितना रेट बदल रहा है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, या ओवर अ वेरी स्मॉल इंटरवल। बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए अगर मैं देखूं कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो उसको बोल दूंगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अब कोई छोटा सा इंटरवल है, मान लो 5 सेकंड से 5.01 सेकंड के बीच में कितना रेट बदला, तो ये बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है ना। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि तकरीबन ये एक पर्टिकुलर टाइम पर ही निकाल रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि इंटरवल ही इतना छोटा है। तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, ऐसे रेट को जब कैलकुलेट करूँगा इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो लिख लो रेट मेजर्ड over a small fraction of time। रेट मेजर्ड ओवर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। एक छोटे से टाइम फ्रैक्शन में जो रेट ना मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इंस्टेंटेनियस, RINST सबस्क्रिप्ट में। ये इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। बात तो वही है, दोनों ही रेट एक ही तरीके के होते हैं। एवरेज रेट में मैं डेल्टा सिंबल यूज करता हूँ और इंस्टेंटेनियस में ये डी का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी सी किस रेट पे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो अगर स्मॉल टाइम इंटरवल में होता है यानी इंस्टेंटेनियस रेट है तो DC/dt लिखूंगा, और अगर एवरेज रेट है तो डेल्टा C/डेल्टा t लिखूंगा। बस इतना सा फर्क है रिप्रेजेंटेशन का। अगर ये कभी सवाल में दे दे और पूछ ले कौन सा रेट दे रखा है तो तुम बोल देना इंस्टेंटेनियस, और डेल्टा सिंबल दिख जाए तो बोल देना एवरेज रेट दे रखा है ना। इस पर कोई सवाल नहीं आएगा, आज तक तो फ्रेम नहीं हुआ, ठीक है। आ गया तो इतना सा आ सकता है जो बात मैंने बताई कि सिंबल दिखकर पहचानना कि इंस्टेंटेनियस रेट है या एवरेज रेट है। ग्राफिकली कैसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस रेट को, बहुत ही सिंपल सा फंडा। तो इस बार मान लो सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म्स में ही निकाल रहे हैं, तो इस एक्सिस पे आ गया कंसंट्रेशन, इस एक्सिस पे आ गया टाइम, और ये तुमने कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी रिएक्टेंट की, ठीक है। अब मान लो तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर रेट निकालना है, यही तो होता है इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट 5th सेकेंड, तो क्या काम करो, मान लो T1 टाइम पे निकालना है तो उस T1 टाइम को यहाँ मेंशन कर लो कि इस टाइम पे निकालना है T1 टाइम पे रेट। फिर ये T1 टाइम पे कर्व जिस पॉइंट पे टच हो रही है, जैसे T1 टाइम ये वाला है ना, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो उस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही होती है, यहाँ टच कर रही है। वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रहा होगा वही तो स्लोप हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूं तो जिस टाइम इंस्टेंट पे, जैसे t=5 सेकंड पे, तो मान लो ये 5 सेकंड है, वहाँ पे ग्राफ पे पहुँचे, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा। और यही जो स्लोप होगा बच्चों, यही हमें क्या दे देगा, r इंस्टेंटेनियस। यानी ग्राफिकली अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, इसका tan थीटा कैलकुलेट कर लो, मुझे इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट, ये बात मुझे यहाँ से पता चल गई, ठीक है। तो बहुत छोटा सा कवर कराया आज हमने टॉपिक, है ना, इतना ही रखते हैं आज। शुरू के कुछ लेक्चर्स में छोटे डालूंगा, फिर जब मुझे लगेगा कि चैप्टर लंबा जा रहा है फालतू में, तो फिर मैं ज़्यादा कवर कर लूँगा एक ही लेक्चर में सिलेबस, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, 2 सवाल दिए सॉल्व करने के लिए, उनको ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके बच्चों।